नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। आज के वीडियो में हम यूपीपीएससी के लास्ट ईयर्स में आए हुए सीसेट के पेपर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं मैथ के, उनको हम देखेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई है एवं चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। 11 सेंटीमीटर। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक विकर्ण की लंबाई देखिए, समांतर चतुर्भुज की लेंथ दी हुई है और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। उसकी एक विकर्ण यानी कि डायगोनल की लंबाई दी हुई है, दूसरे डायगोनल की लंबाई हमें निकालनी है। ऑप्शंस जो हमें गिवन है, बारह, 16, 14, 17 है। ठीक है, 12, 16, 14, 17। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम उसी को लगा देंगे। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। समांतर चतुर्भुज में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, मतलब चार भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम जब फार्मूला लगाएंगे तो d1 का स्क्वायर, d1 अर्थात डायगोनल। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर साथ में लिख दे रहा हूँ मैं कि d1 है क्या। d1 मतलब पहला विकर्ण
ठीक है, और D2 दूसरा विकर्ण। देखिए ये जो एग्ज़ाम होता है UPPCS प्री, इसमें ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस उन सभी के आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सामान्यतः उनसे संबंधित ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर D1 हो गया पहला विकर्ण और D2 हो गया दूसरा विकर्ण। आगे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो D1 हमें दिया है 26, D2 हमें निकालना है, लंबाई हमें दी हुई है 17 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, चौड़ाई हमें दी है 11 सेंटीमीटर। देखिए 17 का स्क्वायर आपको 25 या 30 तक के स्क्वायर वैसे भी याद होने चाहिए। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। कितना हो गया ये 9 1 10, 2 1 3 8 11, 2 1 3 1 4। ठीक है, और 26 का कितना होता है 676 प्लस D2 स्क्वायर। तो D2 स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 2 की गुणा हो जाएगी अंदर 820, और 676 इधर जाएगा, इधर प्लस का है तो इक्वल टू के साइन के उधर ले जाते हैं इसको, तो ये माइनस का हो जाता है, माइनस 676। तो ये कितना बच गया 4, और 11 में 7 गया 4 1, यानी D2 आया 12 सेंटीमीटर। D2 स्क्वायर 144, तो 144 D2 इक्वल टू 144 का क्या निकालेंगे हम स्क्वायर रूट, वर्गमूल। 144 का कितना होता है 12 तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए 1 से 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 से 30 तक की संख्याओं के याद होने चाहिए हमें। और क्यूब भी कम से कम 25 या 20 एटलीस्ट, और 25 तक के याद हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ज्योमेट्री के हों या अलजेब्रा के हों या ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के हों, ये याद होने चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज में लंबाई चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती इसमें। तो एक विकर्ण दिया था, दूसरा हमें निकालना था, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आया हुआ है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस में वृद्धि यानी इंक्रीज कर दें, वृद्धि
त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार करते हैं कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? ऑप्शन 10%, 12%, 21%, 24%। देखिए वृत्त की सर्किल की रेडियस में इस तरह से वृद्धि की जाए कि उसकी परिधि सरकमफ्रेंस जो होती है उसमें 10% की वृद्धि हो जाए, तो एरिया में कितने परसेंट एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि चूंकि वृत्त की परिधि और त्रिज्या दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या अर्थात रेडियस समानुपाती होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि सर्किल की सरकमफ्रेंस में 5% या 10% जितने की अभी हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो त्रिज्या भी उसी अनुपात में इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ठीक है, या ये कहें कि त्रिज्या में अगर इंक्रीज या डिक्रीज करें 5% या 10% का तो उतने ही परसेंट से उसकी सरकमफ्रेंस परिधि भी जो है वो चेंज होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी। त्रिज्या में इंक्रीज तो परिधि में भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो ओरिजिनल हो गया जब हमने 10% का चेंज नहीं किया तब। ठीक है, अब वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि होने पर, अब परिधि में 10% की वृद्धि हो रही है तो त्रिज्या क्या है? यहां पर लिख दो वेयर r इज इक्वल टू रेडियस, ये त्रिज्या है। तो परिधि में 10% की वृद्धि हुई तो r में भी 10% की वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखिए इस समय रेडियस कितनी है r, इसका 10% बढ़ाएंगे तो मतलब 10% ऑफ r, एक जीरो से एक जीरो गया तो r प्लस r बाई 10 यानी कि 11r/10। ये हो गई नई त्रिज्या। नई r की जगह त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 11r/10, क्योंकि वृद्धि होने पर क्या हुआ है, ये हो गई है त्रिज्या। 10% r का 10%,
तो ये मैंने आपको लिख के समझा दिया। परसेंटेज के पहले हमने क्वेश्चन जो किए हैं वीडियो में एकाक ट्यूटोरियल्स पर, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे इसको करते हैं। 10% की वृद्धि मतलब 110% ऑफ आर, कितना आया 11r/10 आ गया। यहां से करेंगे तो सीधे आ गया, ऐसे आप जोड़ के करेंगे तो 11r/10 आया। ठीक है, जब इंक्रीज होता है तो परसेंटेज की वीडियो में मैंने आपको पहले बताया, इंक्रीज होगा तो 100 में जितना इंक्रीज हो रहा है जितने परसेंट का, उसको 100 में हम जोड़ देते हैं और जोड़ के नीचे बटे में 100 इतने परसेंट, और जिस चीज़ में इंक्रीज हो रहा है मतलब जिस यूनिट में इंक्रीज हो रहा है वो, तो आर में इंक्रीज हो जाए तो 110r/100, डिक्रीज होगा तो 100 में से उतने ही परसेंट माइनस कर लेंगे। मान लीजिए 10% डिक्रीज होता तो 90r/100 हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर की जगह 11r/10 का होल स्क्वायर, ये जो है नया क्षेत्रफल हो गया। 11 का स्क्वायर 121, पाई का पाई हो गया, आर का स्क्वायर हो जाएगा r²/10 का 100। कितने परसेंट बढ़ेगा, तो पहले πr² था, अब कितना है 121 πr², ये ज़्यादा है इससे। तो क्षेत्रफल में आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को लंबा सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, हल्का सा 2 लाइन ज़्यादा। क्षेत्रफल में वृद्धि 121 πr²/100 माइनस πr², इसमें से ये हमने घटा दिया। 100 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 21 πr²/100। यदि क्षेत्रफल में वृद्धि पूछते तो ये ऑप्शन देते, लेकिन पूछा क्या है, परसेंट वृद्धि। देयरफॉर परसेंट इंक्रीज इन एरिया, तो कितनी हुई है 21 πr²/100 की वृद्धि हुई है। कितने में, कितने पर, πr² पर, बटा πr², ठीक है, गुणा 100, 21 πr²/100 गुणा 100/πr², πr² कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा 21%। ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन सी से। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। किसी भी जो ज्योमेट्री की शेप होती है उसको आधार बनाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, ट्रायंगल को। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यूपीपीसीएस प्री 2020 में अब कुछ ही दिन शेष रह गए, तो सीसेट को आप ज़्यादा हल्के में ना लें। रीजनिंग की और मैथ की प्रैक्टिस रोज़ 1 से 1.5 घंटा जरूर करें। जीएस पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 पर भी ध्यान दें, क्योंकि मिनिमम 33% इसमें लाना आवश्यक है। यदि मैथ के क्वेश्चन में आपको कोई क्वेरी हो इनकी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम।
आज का तीसरा प्रश्न है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा राशि जमा की गई ₹12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। पाँच वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो 20 वर्ष बाद वह धनराशि होगी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ₹1,24,000, ₹96,000, ₹1,20,000 और ₹1,92,000। देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न जब भी पूछा जाए तो एक ही तरीका है हल करने का, आप ऐसे ही इसको कीजिएगा। देखिए चूंकि 5 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाती है? दुगनी, अर्थात 24,000 हो गई। कितनी थी धनराशि? कितनी थी? 12,000। 5 वर्ष में कितनी हो गई? 24,000। तो 10 वर्ष में, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या लगा हुआ है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10 वर्ष में अब ये 24,000 हो गई, तो अब 24,000 अगली धनराशि अब कौन सी है हमारे पास? 24,000। ये दुगनी होगी तो कितनी हो जाएगी? 48,000। फिर 15 वर्ष में 48,000 रुपये कितने हो जाएंगे? ये रुपए ही हैं एक तरीके से, क्योंकि रुपए में ही हमें दिए हुए हैं। 48 दूनी 96, 96,000। इसलिए फिर 20 वर्ष में 96,000, मतलब 15 के बाद जो अगले 5 वर्ष होंगे, ठीक है, उसमें 96,000 रुपये कितने हो जाएंगे? अपने इसके डबल, 1,92,000। यही हमारा आंसर हो गया। 20 वर्षों में पूछा था, कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन डी सही है। इसी तरह से हम, यदि सेम इस तरह से प्रश्न पूछा गया हो, यहाँ पर अमाउंट कुछ भी हो सकता है, टाइम कुछ भी हो सकता है, उधर कुछ भी दे सकते हैं, 20 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा इस तरह के प्रश्न में, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो सकता है लेकिन वो दूसरे तरह से प्रश्न होगा फिर, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रखते हैं। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम प्रश्न देखेंगे और इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए एकाक ट्यूटोरियल्स के माध्यम से, जिससे आप सीसेट को क्वालिफाई कर पाएँ।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।